जय हिंद देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं मीडिया मैप न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपका होस्ट चंद्र कुमार। आज हम चर्चा करेंगे फिर वही इंडिया अनस्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स लॉ एंड पावर पे। आज हमारे स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ मीडिया गुरु प्रोफेसर प्रदीप माथुर जी आमंत्रित हैं। और सबसे पहले आज नेहरू जी का जन्मदिन है, हम उस पर उनके विचार जानना चाहेंगे। नमस्कार। भाजपा आरएसएस 60 दशक के बाद भी अभी भी नेहरू जी के पीछे क्यों पड़ी हुई है? ये ऐसा है कि नेहरू जी एक आधुनिक सोच के व्यक्ति थे। वो समय से आगे सोचते थे। भाजपा और आरएसएस का जो पूरी थिंकिंग है वो प्रतिक्रियावादी है। वो पुरानी सोच के लोग हैं, अभी भी वो तमाम पुरानी चीज़ों पर बात करते हैं। तो एक तो ये टकराव था दृष्टिकोण का। दूसरी बात यह है कि भाजपा और आरएसएस को नेहरू जी का जो भी पूरा वर्ल्ड व्यू था वो समझ में नहीं आता था, उनके खिलाफ थे। नेहरू जी की जो आर्थिक नीतियां थी वो भी भाजपा के उसकी जो पसंद है उसके अगेंस्ट थी। भाजपा, जैसा हम लोग सब जानते हैं, वो एक खास पूंजीवादी वर्ग से अपनी उसके ऊपर निर्भरता रहती है सब है। और नेहरू जी का मानना था कि भारत का जो पूंजीपति है वो बेसिकली उसकी प्रवृत्ति शोषण की है, और इसलिए मतलब उसका जो है उसके ऊपर नेहरू जी का तमाम वो होता था। उन्होंने इकोनॉमी के उसकी कहा कि इकोनॉमी पे स्टेट कंट्रोल होना चाहिए। ये एक पूंजीवादी सोच के अगेंस्ट आ जाती थी। ऐसे तमाम कारण थे जिसके कारण वो नेहरू जी पर अटैक करते थे, और आज भी इसीलिए वो करते हैं क्योंकि आज भी वो जिस पूंजीवादी वर्णवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, नेहरू जी उसके घनघोर विरोधी थे। ज़्यादातर जो आज के मीडिया में मीडिया क्या कहें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आजकल ज़्यादा चर्चा नेहरू जी को गैर हिंदू दिखाना है, जिसमें ज़्यादातर आरएसएस और भाजपा के लोग ही हैं जो इसको प्रमोट करते हैं कि नेहरू जी हिंदू नहीं थे। इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, चंद्रकुमार, ये नहायत मूर्खता की बात है, क्योंकि नेहरू जी कश्मीरी ब्राह्मण थे, और कश्मीरी ब्राह्मण अपने को सबसे हिंदू हायरार्की में सबसे ऊपर मानते हैं। उनका कहना ये है कि कश्मीरी ब्राह्मण वो हैं जिनके अंदर अभी भी प्योर एरियन रेस आर्यों का खून बहता है, मतलब। इसलिए ये बात तो नहायत बेवकूफ़ी की थी सब है। दूसरी बात आपको समझनी चाहिए कि नेहरू जी आधुनिक सोच के व्यक्ति जरूर थे। वो जाति प्रथा में उनका विश्वास नहीं था, लेकिन नेहरू जी जो है समाज सुधारक नहीं थे। उन्होंने कभी भी उस व्यवस्था को जड़मूल से उसका विरोध नहीं किया जो कि चली आ रही है। तो इसलिए इनका जो है नेहरू जी को गैर हिंदू कहना या हिंदू विरोधी कहना जो है बड़ी हास्यप्रद बात है। हाँ, क्योंकि नेहरू जी एक समतावादी समझ में विश्वास रखते थे। वो हिंदुत्व का, हिंदू दर्शन का जो सबसे बड़ा आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम, उसमें विश्वास रखते थे। इसलिए ये लोग जो हैं, क्योंकि ये लोग माइनॉरिटीज़ के, अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं, एक छोटी सोच रखते हैं, एक हिंदुओं में भी एक बड़ी जात और छोटी जाति का अंतर समझते हैं, इसलिए इनको नेहरू जी की जो सोशल फिलोसफी समझ में नहीं आती। एक आजकल नरेटिव व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज़्यादा घूम रहा है कि नेहरू, पटेल और सुभाष के बीच में मतभेद हुआ करता था, और जबकि हम जो जानते हैं कि नेहरू जी के मंत्रिमंडल में आरएसएस वाले भी हुआ करते थे। तो इस पर आप क्या? देखिए, ये आज से नहीं हो रहा, ये तो शुरू से हो रहा है। जब से जनसंघ ने नेहरू जी का विरोध किया, प्रारंभ किया, बराबर ये कहा जाने लगा कि पटेल प्रधानमंत्री बनना डिजर्व करते थे और नेहरू जी जो है बन गए, और जबकि उनको समर्थन नहीं था। ये बात जो है इसलिए गलत है कि एक तो आपको ये समझना चाहिए कि सरदार पटेल की उम्र नेहरू जी से 12 साल ज़्यादा थी। ये इसको समझना चाहिए। सारा इन लोगों का जीवन दोनों नेताओं का स्वतंत्रता संग्राम में हुआ, और ये काफ़ी, जब ये लोग दोनों के काफ़ी वयोवृद्ध हो गए तब जाके भारत को स्वतंत्रता मिल पाई। तो एक तो वैसे ही ये समझा गया कि एक बहुत ही ज़्यादा आयु वाले प्रधानमंत्री की जगह एक कंपैरेटिवली एक कम आयु के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए। महात्मा गांधी का भी सोच था और उनका भी सोच था। दूसरी बात यह है कि 1946 में सरदार पटेल को हृदय रोग हुआ,
और वो काफ़ी सीरियस था उनका मामला। और डॉक्टर से ये कहा कि अब ये जब भी है, जब तक चलते रहे, बच जाए, वो काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि अब इनकी ऐसी स्थिति है, अगली बार इनको कुछ हुआ तो इनका जो है बचना मुश्किल होगा। तो अब सवाल ये था कि जब आज़ादी मिली, इतने सारे काम थे, देश का पार्टीशन हो गया था, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ज़ीरो थी, सब चीज़ें थी, तो सवाल ये था कि क्या ऐसे में ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद दिया जाए जिसका स्वास्थ्य जो है इतना वैसा है, खराब है। शायद आपको ये नहीं पता हुआ कि पटेल को ये था कि 8 बजे रात के बाद उनको कभी भी ना जगाया जाए, ना उनसे बात करी जाए, उनको इतनी उसकी आवश्यकता रहती थी। तो एक अस्वस्थ आयु वाले नेता की जगह अगर एक रिलेटिवली स्वस्थ व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद दिया गया तो इसमें कोई गलती की बात थी नहीं। इसके साथ साथ लोगों को ये भी नहीं पता कि सरदार पटेल नेहरू को अपने छोटे भाई की तरह प्यार करते थे। वो तो उससे जब बातचीत में वो ये कहते थे भाई जवाहर तुम ये करो वो करो, और नेहरू जी उनका पूरा आदर करते थे। और भी तमाम तरह की झूठी बातें कही जा रही है नेहरू जी को डाउन करने के लिए। मतलब नेहरू जी की जो विदेश नीति थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी और बहुत ही प्रचलित थी। तो नेहरू जी को आज 6 दशक हो गया लगभग उनके मृत्यु के, उसके बाद भी उनका जो विरोध हो रहा है कुछ पार्टियों द्वारा, तो क्या विदेश नीति पे आज प्रभावित कर सकती है क्या? नहीं, देखिए नेहरू जी की जो विदेश नीति थी, बड़े मजे की बात है कि जो लोग उसको नहीं समझते थे, उसका विरोध करते थे, वो आज दोबारा नेहरू जी की विदेश नीति के रास्ते पे चल रहे हैं। नेहरू जी ने यह कहा था कि जैसा हम लोग सब जानते हैं कि दूसरी महाविश्व के युद्ध के बाद दुनिया 2 गुटों में बढ़ गई, एक अमेरिका का और एक रूस का, और दोनों में शीत युद्ध होता था। तो ये था कि जो देश नए स्वतंत्र हो रहे हैं वो दोनों में एक गुट की तरफ जाए। नेहरू ने कहा किसी गुट की तरफ नहीं जाते, ना हम एक पूंजीवादी व्यवस्था में जाना चाहते, ना हम एक सोवियत यूनियन के कलेक्टिविज्म में जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने देश की डेमोक्रेसी के हिसाब से एक नया मार्ग चुनेंगे, दोनों गुटों से मित्रता रखेंगे, दोनों से जो एक संबंध रखेंगे, दोनों से आर्थिक संबंध बनाएंगे, सहायता लेंगे जो भी है, लेकिन हम अपना मार्ग अलग चुनेंगे। और उन्होंने दुनिया को पंचशील का और उसके बाद एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दर्शन दिया। जो नेहरू जी का विश्व दृष्टिकोण है वह आज क्यों प्रासंगिक माना जाता है? देखिए, वो विश्व दृष्टिकोण जो था, एक तो वो जनतांत्रिक था, दूसरा वो सब देशों को समान समझता था, वो शांति पे पूरा जोर देता था, कहता था कि असैन्यीकरण हो, डिसआर्मामेंट की बात करता था। आज भी दुनिया के सामने ये सब समस्याएं हैं, आपसी झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, युद्ध हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो इसमें नेहरू का जो एक मॉरलिस्टिक, एक नैतिकतावादी जो दृष्टिकोण था दुनिया के बारे में, वो बहुत सार्थक तब भी था और आज भी। क्या आज भारत को नैतिक प्रतिष्ठा प्राप्त है? नहीं, मैं ये कहूँगा कि भारत को नैतिक प्रतिष्ठा तब ज़्यादा प्राप्त थी नेहरू के युग में, जब भारत आर्थिक रूप से कमजोर था, हम लोगों की सैनिक शक्ति भी इतनी नहीं थी, औद्योगिक विकास भी इतना नहीं हुआ था। तब भारत का जो मैं समझता हूँ जो उसका जो नैतिक स्तर था दुनिया में, वो ज़्यादा बड़ा था आज के मुकाबले। सर, आज एक अभी नया कोई सम्मेलन देखने को मिला था, साउथ। क्या ग्लोबल साउथ की अवधारणा में नेहरू जी का क्या योगदान था? नेहरू जी ने तो कहा ही था। देखिए, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसको कहा जाता था कि ये साउथ का आंदोलन, क्योंकि जो भी गुटनिरपेक्ष देश थे वो ज़्यादातर, अगर आप देखें दुनिया का मानचित्र देखें तो वो भूमध्य रेखा के नीचे थे। अफ्रीका के देश हुए, भारत हुआ, इसके साथ साथ और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हुए। तो इसको बेसिकली साउथ का वो कहा जाता था कि ये एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन साउथ का, दक्षिण की दुनिया का आंदोलन है। तो अब जो है ग्लोबल साउथ की बात करी जाए तो वही बात है, दूसरे शब्दों में उसी बात को कहा जा रहा है जो नेहरू जी ने एक नॉन अलाइनमेंट के या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में कही थी। जो आर्थिक आत्मनिर्भर भारत की आज बात हो रही है, मैं नेहरू जी के युग पे, चूँकि आप बहुत वरिष्ठ और बहुत पुराने पत्रकार हैं, चिंतक हैं, आर्थिक आत्मनिर्भरता जो आज है वो नेहरू जी के विदेश नीति से कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता ऐसा है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे पास 0 इंडस्ट्री थी। आपको शायद सुन के ये दुख भी होगा, ताज्जुब भी होगा कि जब हम लोग आज़ाद हुए तब अपना ये सेफ्टी पिन भी नहीं बना पाते थे हम लोग जी। ये भी चीज़ें जो हैं, छोटे मोटे खिलौने और सब चीज़ें भी जापान से आती थी हमारे पास, ये हमारी बात थी। तो जब हुआ तो तमाम लोगों ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत को सिर्फ एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देना चाहिए। नेहरू ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, एक समग्र विकास के लिए एक औद्योगिक नीति भी बननी चाहिए और भारत का औद्योगिकरण भी करना चाहिए, उद्योग धंधे लगने चाहिए, सब है। प्लानिंग कमीशन बनी, उसको ये हुआ कि भाई आप देश में उद्योग कैसे लगेंगे, कैसे चीज़ें होंगी, इनके बारे में सोचा जाए, ये सब है। तो नेहरू जी ने देश को उसकी राह दी, मतलब। और इसी कारण जब ये हुआ कि जब ये होने लगा
तो तमाम पाश्चात्य देशों को बुरा लगा कि वो चाहते थे तमाम चीज़ें वो भारत को भेजे, आयात करें, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था आगे हो। नेहरू जी ने कहा नहीं, इन चीज़ों का हम अपने आप निर्माण करेंगे। तो आत्मनिर्भरता का नारा उन्होंने पहली बार दिया। भारत में ट्रैक्टर्स बनने लगे जैसे इनकी कर्ज के लिए आवश्यकता थी, ऑटोमोबाइल्स आगे बढ़ने लगे। ये सब चीज़ें ऐसी थी जो कि पाश्चात्य देश समझते थे कि वो भारत को भेजेंगे, भारत उनका आयात करेगा और उनकी जो है उद्योग धंधे फैलेंगे फूलेंगे। मतलब तो देश आत्मनिर्भर बने, इसकी पहली जो है क्या करना चाहिए इसके बारे में चिंतन और पहला इनिशिएटिव जो है नेहरू जी ने लिया। आज उनका जन्मदिन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का। आप ऐसा क्या उनके बारे में बता सकते हैं जो हमारे आम जनमानस को एक संदेश हो कि उनकी जो विदेशी नीति थी उसके मुख्य सिद्धांत क्या थे? देखिए, नेहरू जी के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक व्यावहारिक राजनीति को आदर्शवाद के साथ जोड़ा था जी। सबसे बड़ी बात ये थी, वो एक आदर्शवादी चाहते थे दुनिया का दृष्टिकोण। दूसरी एक बात जो हम लोग अक्सर नहीं समझते वो ये है कि नेहरू जी ने जो भारत की जो संस्कृति है उसकी संस्कृति को पूरा उसका अध्ययन करने के बाद उसको आधुनिकता से जोड़ा। मतलब एक विदेशी लेखक ने कहा है कि नेहरू जी ने पुरानी भारतीय संस्कृति को आधुनिकता के उससे जोड़ करके उसको एक आधुनिकता का जो रूप दिया है, वो ऐसा कार्य जो कोई भी नहीं कर पाया। उन्होंने कहा महात्मा गांधी भी ये कार्य नहीं कर पाए जो नेहरू जी ने किया। मतलब ये तो एक परंपरागतता उन्होंने करी जिससे भारतीय संस्कृति की परंपरा चलती रहे और धीरे धीरे समय के साथ बदलते हुए वो आधुनिक युग में फिट हो जाए। मैं समझता हूँ कि नेहरू जी का ये सबसे बड़ा योगदान भी है। कुल मिलाकर के एक तो मैं समझता हूँ कि गुटनिरपेक्ष का जो उनका सिद्धांत था, और दूसरा जो विश्व शांति का उनका सिद्धांत था, तीसरा जो तीसरी दुनिया को उन्होंने एकजुट किया, ये हमारे विदेश नीति को ज़्यादा प्रभावित करता है। नहीं, जो उन्होंने तो किया तो विदेश नीति का ये उनके तो इसको कहा जाए उनका तो ये विदेश नीति का कॉर्नर स्टोन था। विदेश नीति का पूरा उनकी जो रुझान थी वो इसी पर थी कि जो तृतीय विश्व जो आगे बढ़े और उससे दुनिया में एक आर्थिक संतुलन आए और साथ साथ ही छोटे देशों को भी वही इज्जत दी जाए जो कि एक बड़े देशों को मिलती है। तो आप भी देखिए कि देश का स्वतंत्र होना काफ़ी नहीं है, उसका एक राजनीतिक वर्चस्व होना भी काफ़ी है। तो नेहरू जी ने ये कहा कि चाहे देश छोटा हो चाहे बड़ा हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो या पिछड़ा हो, उसको भी उसका भी वही सम्मान होना चाहिए जो कि एक बड़े देश का होता है। मतलब नेहरू जी ने वैचारिक रूप से भी भारत को सशक्त राष्ट्र बनाया। वैचारिक रूप से उन्होंने देश को, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, देश को उन्होंने एक मॉरल अथॉरिटी दी दुनिया में। ये हुआ कि भाई ये जो है भारत एक ऐसा देश है जो कि सही और गलत का फैसला करता है, जो कि सही चीज़ के साथ खड़ा होता है। अब जैसे 57 में इंग्लैंड और फ्रांस ने सुएज के कारण मिस्र पर आक्रमण कर दिया। मतलब दोनों शक्तिशाली देश थे, मिस्र कमजोर देश था, लेकिन नेहरू जी ने मिस्र का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, सुएज पे मिस्र का कब्जा होना चाहिए और ये अंग्रेज़ों ने जो किया है ये ठीक नहीं है। मतलब बाद में दुनिया ने इस बात को माना और फिर सुएज पे जो है इजिप्ट का वो कब्जा हुआ। तो नेहरू जी ने तमाम जो राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्णय लिए वो एक सत्य पे और विवेक पे आधारित थे और उन्होंने ये कर ही दिखाया कि वो सही बात को कह सके दुनिया के सामने, उस पर भारत की विदेश नीति को चला सके। आज का जो भारत है और जो नेहरू जी का भारत था, इसमें आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो विदेश नीति है, एक तो उसका जो नैतिक रूप है वो कमजोर हुआ है। मतलब हमारा जो अब कई कारण हैं, वो तो लंबी चर्चा होगी। अब जैसे हम देखिए इजराइल के साथ बहुत ज़्यादा पहली हो गए। मतलब अब ये कुछ भी कहा जाए, लेकिन इजराइल जो है वो उसका जो पूरा रवैया है एक बड़ा आक्रामक रवैया है पश्चिमी एशिया के मुस्लिम देशों के खिलाफ, स्पेशली फिलिस्तीन और गाज़ा में, वो जो है ठीक नहीं है। अब जब गाज़ा में जब नरसंहार हुआ इतनी तरह से, तब हमें समझ में आया कि भाई अब तो इजराइल की सारी दुनिया में तू हो रही है। उसके मतलब यूरोप में उसके साथी जो है, जो कभी उसके साथ थे, वो भी उसको बुरा भला कह रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में उसके खिलाफ जो है प्रस्ताव पास हो रहे हैं। तो हमने धीरे धीरे इजराइल से दूरी बनाई। मतलब वरना हम इजराइल के इतने करीब चले गए थे कि लगता था कि जो भी इजराइल कर रहा है हम उसको पूरी तरह से उसका समर्थन कर रहे हैं। यही गलती हमने अमेरिका के साथ करी। मतलब अमेरिका के साथ हमें सहयोग करना चाहिए, आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। अमेरिका दुनिया की आर्थिक महाशक्ति है, सब है, लेकिन अमेरिका की बिल्कुल हम समझिए एक ऐसा लगा कि बिल्कुल हम उनकी बिल्कुल गोदी में जाकर बैठ रहे हैं। मतलब ये गलती थी। मतलब ये कहा गया कि साहब ट्रंप साहब जो है वो भारत के बहुत बड़े दोस्त हैं, प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत मित्र हैं और उनसे भारत को सब लाभ होगा। ये बातें जो बाद में पता लगा गलत है।
जिस तरह ट्रंप साहब ने भारत को डील किया, जिस तरह उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की अवमानना करी, ये तो सच में बड़ा शॉकिंग था मतलब। और भारत के बारे में उन्होंने तमाम उल्टी सीधी बातें करी और पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। भारत को पाकिस्तान के मुकाबले और 2.5-3 गुना ज़्यादा टैरिफ लगाया, ये सब बातें थी। तो ये तो ऐसी कार्रवाई थी, हमको पता लगा कि अमेरिका हमारा इस तरह का हितैषी मित्र नहीं है मतलब। तो ये बात हमको पता लगी सब। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है हम लोग अपनी विदेश नीति में एक सुधार कर रहे हैं, एक बदलाव ला रहे हैं, जो कि मतलब उस दृष्टिकोण का परिचायक है जो कि नेहरू जी ने आज से 60-70 साल पहले दिया था। आप जो अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं नेहरू जी के सिद्धांत को, और मौजूदा सरकार उसको लगभग अपना रही है, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या फिर से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगने वाला है? नहीं, देखिए, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा ना लगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे चीज़ से संबंध सुधर रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी बातचीत हुई, हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, चीन गए थे एक सम्मेलन में। इसके बाद चीन और भारत के बीच में विमान सेवाएं दोबारा शुरू हो गई हैं। आपने देखा होगा, इसी महीने शुरू हुई है मतलब। तो सवाल ये है कि हमारे चीन के साथ संबंध जो है सुधर रहे हैं। अब प्रश्न ये कि खराब क्यों हुए, प्रश्न संबंध क्या हुआ? देखिए, एक तो बात यह है कि चीन के नेताओं ने प्राइवेटली सबसे ये कहा है, मेरे चीन की जो यहाँ पर आए दूत थी एक महिला, उन्होंने एक पत्रकारों से ये कहा, एक विदाउट एक्सपेक्टिंग टू बी कोटेड, कि चीन का भारत पे 1962 का हमला बहुत बड़ी गलती थी। वो मानते हैं कि चीन ने बहुत बड़ी गलती करी भारत पर हमला करके। उससे हिंदी चीनी भाई भाई की जो पूरी स्पिरिट थी वो समाप्त हुई मतलब। खैर चलिए, उसके बाद जो आप देखेंगे कि 62 के बाद और ख़ासतौर पे 67 के बाद से लेकर के गलवान तक जो हिंदुस्तान और चीन के बीच में कहीं भी कोई ऐसा झड़प नहीं हुई जिसमें कि कोई धन की हानि हुई हो। जबकि पाकिस्तान के साथ बराबर ही होता रहता है, गोली चली, 4 लोग मरे, ये मरे, लेकिन 67 से लेकर के गलवान तक कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें कि कोई जो है सैनिक जो है मारा गया हो या कोई ऐसी हिंसक चीज़ हो। हाँ, ये है कि दोनों की सेनाएं जो है बॉर्डर्स पर ही मतलब, क्योंकि वो एक लैंड डिस्प्यूट है। चाइना का मानना ये है कि जो मैकमोहन लाइन है वो अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती खींच दी थी और तमाम उनका और तिब्बत का एरिया जो है भारत में दिखा दिया था। हमारा मानना है कि हमारी जिनबिन हमारी यहाँ तक भूमि है, सब है। तो वो डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन इन डिफरेंसेस को वार्ता के थ्रू जो सॉल्व किया जा रहा था, कोई हिंसक घटना नहीं हुई। हुआ क्या कि जब ये मोदी सरकार ने 2019 में जब आपका ये हटाया 370, तब चाइना को लगा कि शायद ये भारत जो है उसकी एक एग्रेसिव पॉलिसी बन रही है। पाकिस्तान ने भी कहा कि देखिए ऐसा है कि भारत शायद हमारे लिए हम पे एग्रेशन करे और हमारा जो है कश्मीर जो हमारे पास उसको छीन ले आपस में। उस कश्मीर के थ्रू पाकिस्तान चाइना जो एक रोड बना रहा है जो कि वहाँ तक उसको ले जाएगी भूमध्य सागर तक। तो इस तब चाइना के और भारत के बीच में डिफरेंसेस हुए और वो डिफरेंसेस ऐसे रहे कि उसके बाद गलवान हुआ जिसमें कि काफ़ी हिंसा हुई एंड ऑल दैट। उसके बाद चीन ने और भारत की समझ में आया कि भाई हमको जो है इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए। मजे की बात यह है कि इसके बाद भी भारत का और चीन का जो व्यापारिक संबंध अच्छे रहे और जो आप देखेंगे कि जो ट्रेड का वैल्यूम है, व्यापार का वैल्यूम बढ़ता रहा मतलब ये सब है। अब बाद में जो है धीरे धीरे चीन ने भी समझा है कि ठीक है भारत की सरकार ने 370 किसी राजनीतिक कारण की वजह से हटाया हो, लेकिन उनकी कोई और इंटेंशंस नहीं है, सब है। तो अब ये है कि चीन और भारत सब पास आ रहे हैं और तमाम आप देखेंगे चीन, भारत और रूस ने भी इसमें शायद कोई भूमिका निभाई है। अब उनमें उतने डिफरेंसेस नहीं रहे। तो भाई भाई का नारा हो ना हो, लेकिन ये सही है कि चीन से हमारे संबंधों में आशाती सुधार हुआ है और जैसे इंडिकेशन से लगता है कि सुधार और होगा। मेरा जो मानना है वो ये है कि कभी कभी हम अमेरिका के साथ अपनी पेंग बढ़ाते हैं या प्रेम बढ़ाते हैं, कभी रसा के साथ बढ़ाते हैं, कभी चाइना के साथ बढ़ाते हैं। ये बड़ा भारी कन्फ्यूजन है। हालांकि आम जन जो है कोई इससे लेना देना नहीं है, बट जो बौद्धिक लोग हैं, जो इंटेलिजेंसिया क्लास माना जाता है, वो इस पे चाहता है कि वास्तव में क्या नीति मौजूदा सरकार की है। इस पर 2 लाइन में आपसे। नहीं, ये तो बड़ा आपने जो प्रश्न किया था बड़ा सरल उत्तर है। ये हमारी विदेश नीति की अपरिपक्वता है।
ये मेच्योरिटी है कि हम लोग ये करते हैं। मतलब अगर एक स्टेबल हम लोगों की विदेश नीति हो, उस पर सोच समझ के उस पर चला जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब हमको पता होना चाहिए किस देश के साथ हमको संबंध कहाँ तक ले जाने हैं, क्या करना है, उसके साथ हमारे जो संबंध है उनका आर्थिक आधार क्या है, उसमें हमें क्या लाभ है क्या नहीं है, और इन सब बातों को हम लोग आपस में अगर कोई डिफरेंस है तो डिस्कस कर सकते हैं। मतलब क्योंकि हर एक देश समझता है कि दूसरे देश को अपना आर्थिक हित देखने का अधिकार है पूरा पूरा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, सबको पता है कि सब है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग एक मैच्योर एक फॉरेन पॉलिसी करें तो इस तरह के डिफरेंसेस जो है उनका होने का कोई मतलब नहीं है, और अगर डिफरेंसेस होते हैं तो उसको सॉल्व भी किया जा सकता है, जो कि आज हम लोग कर रहे हैं। आखिरकार अमेरिका ने भारत पे इतना टैरिफ लगाया, ट्रम्प साहब इतना बड़बड़ाए, उन्होंने तमाम बातें करी, भारत की अर्थव्यवस्था को कहा कि डेड इकोनॉमी है, सब है, उनकी समझ में आ गया, वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए बहुत कीन है। दोबारा कहने लगे कि मोदी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। जब उन्होंने क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को गोदी में बिठाया और 10 तरह की बातें करी, तब तो उनकी बात समझ में नहीं आई। उनको समझ में आया कि अमेरिका के व्यापारिक हितों के अंतर्गत भारत को पूरी तरह से काटना सब अच्छा नहीं है उनके लिए। तो ये सारी बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कूटनीति है वो तो बेसिकली आर्थिक संबंधों पर आधारित होती है। तो भारत अगर एक अच्छी एक कूटनीति बनाता है तो हमको जो है क्या करना चाहिए, इस तरह से नहीं होगा कि पता लगे कभी अमेरिका के साथ है, कभी रूस के साथ है, कभी चीन के साथ है, अब सबके साथ एक सेम डिस्टेंस वाले रिलेशन बना सकते हैं। इसका मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये तीनों देश की ज़रूरत भारत है, भारत एक महत्वपूर्ण देश है तीनों के। देखिए, भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में एक है, हमको समझना चाहिए। भारत की ओवरऑल अगर आप देखें तो शायद हम न उस तरह समझ पाए, लेकिन भारत का जो मध्यम वर्ग है, जो कि मैं समझता हूँ 35-40 करोड़ लोगों का है, वो दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार है, सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा बाजार है, एक बात। दूसरे ये है कि हम लोग जो है अपनी सेना को मजबूत कर रहे हैं, जो कि हमें करनी भी चाहिए, इतना बड़ा देश है हमारा, उसके लिए हमको दुनिया के तमाम देशों से आर्मामेंट और हथियार चाहिए है। तीसरी बात यह है कि हम लोग तकनीकी रूप से भी और विकसित होना चाहते हैं, तो हमको टेक्नोलॉजी भी चाहिए जो कि बड़े के पास है। इसलिए भारत जो है क्या करना चाहिए, बड़े देशों के जो जिनमें आप चीन, अमेरिका, रूस और भी तमाम कोई यूरोप के देशों का नाम ले सकते हैं, फ्रांस है, जैसे जर्मनी है, या सब है, भारत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं और अपना आर्थिक लाभ करना चाहते हैं। हम उनके साथ वो चीज़ें लेना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है या जो हम बनाना चाहते हैं कुछ है। तो इसलिए भारत जो है बहुत महत्वपूर्ण देश है, और मैं समझता हूँ कि कोई भी दुनिया का देश जो है बड़ा या छोटा भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। तो आज नेहरू जी का जन्मदिन है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो नेहरू जी ने विदेशी नीति बनाई, आज उसी नीति पे चलने के लिए भारत बाध्य है। आप इस बात को ऐसे कहें कि नेहरू जी का जो एक वर्ल्ड व्यू था, या जो उनका एक दुनिया की समझ थी, एक उन्होंने जो है एक नैतिकता को राजनीतिक के साथ जोड़ करके दुनिया को एक नया एक समझिए थिंकिंग दी, दर्शन दिया। मतलब ये मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज दुनिया को उन्हीं सिद्धांतों पे चलने की आवश्यकता है, उन्हीं मान्यताओं को मानने की आवश्यकता है जो नेहरू जी ने विश्व की राजनीति को दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों का उत्साहवर्धन किया, और दर्शकों से निवेदन है कि आप इस विचार को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप हमको कमेंट बॉक्स में कुछ नया विचार मांगते हैं तो अगले एपिसोड में हम आपके सामने फिर से प्रोफेसर प्रदीप माथुर साहब के साथ उपस्थित होंगे, जो हमारे मीडिया गुरु भी हैं, हमारे अग्रज भी हैं। जय हिंद।